वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग कि मैं 2024 का इंटरमीडिएट का जो फिजिक्स का न्यू मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताऊंगा पूरे डिटेल में, और इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव्स के भी वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव सदिश होता है जिसकी दिशा किस तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो होता है ऋण से धन आवेश की तरफ, है ना। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये। और एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों वैल्यू होते हैं, ठीक है, दोनों मात्रक होता है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश पूछेगा तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, जब आवेश पूछेगा तो इतना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो फिर इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है किसी वैद्युत रोधी माध्यम का प्रवर्तकांक के क्या होता है। वैद्युत रोधी माध्यम का, तो ये होगा 6। 6 इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखो, एक्स किरणों को नहीं करेगा, न्यूट्रॉन को भी नहीं, गामा किरणों को भी नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों न्यूट्रल होते हैं। वैद्युत क्षेत्र उसी को विक्षेपित करेगा जो जिस पर कोई चार्ज होगा, तो वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जिस पर पॉजिटिव के चार्ज होते हैं, तो इसको विक्षेपित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा। देखो, बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन ई। तो ये सही हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर, बी। बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर क्यू आवेश रखा जाता है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे गॉस का नियम क्या कहता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एक चीज, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है घन के एक तल से, ये तो संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा ना। तो घन में 6 तल होते हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या लिखा है, 8 में लिखा है गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखो, चालक की धारिता जो होता है वो क्या होता है, चालक की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गोलीय चालक के लिए। अब इसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -6, क्योंकि माइक्रो को हम -6 लिखते हैं, और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे तो ये वैल्यू जो होगा, यानी इसको जब हम यहाँ ले आते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आर। तो यहाँ से यानी आर का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -6, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 गुने 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 3, यानी कि ये मीटर में आएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए, संधारित्र की धारिता प्लेटों की आकृति पर, इस पर निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, और डी ये जो है यहाँ भी निर्भर करता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर, क्योंकि देखो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो आप देखिए कि ये आकृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि एरिया बदल जाएगा आकृति बदलने से, है ना, उसके आकार पर। प्लेटों के बीच की दूरी जो है, जो डी है, इस पर भी निर्भर करेगा, और कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लेटों पे आवेश, आवेश यहाँ पर कहीं नहीं दिखता, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर, मतलब 3 संधारित्र को अगर समांतर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता 3 सी हो जाएंगे समांतर जोड़ने पर। श्रेणी, उसके बाद श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो देखो श्रेणी में जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या होता है, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ऐसा करेंगे 3/c, तो ये हो जाएगा c/3, यानी यहाँ से आ जाएगा c/3। ठीक है, c से ये c तो कट जाएगा, बट ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 9:1, 9:1, यानी कि दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 9:1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है। देखो, अभी पीछे बता कर गए थे हम आपको कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों जो मात्रक होता है वो किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता होता है विभव प्रवणता जिसको कहते हैं, इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, तो भी के लिए वोल्ट और आर के लिए मीटर, वोल्ट बटा मीटर जो होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो के लिए फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल। तो आप देखो, आर जो होता है वो होता है ओम। ठीक है,
और एरिया का जो मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर, तो मीटर से ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है पूर्ण कुचालक की तरह, बिल्कुल पूर्ण कुचालक, यानी परम शून्य ताप पर जो है कोई भी अर्धचालक जो है वो कुचालक बन जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब देखो प्रतिरोध के लिए अभी फॉर्मूला लिखे थे हम आपको, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है यहाँ से, प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब रो के जगह पे यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ई मान लेंगे है ना, क्योंकि जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो ई एल अपॉन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ताप में वृद्धि होती है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है। ताप में वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, देखो विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, या फिर होता है आई स्क्वायर आर, या होता है फिर वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो समतुल्य होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के, इतना जूल, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। ये देखो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये शून्य होता है। ठीक है, शून्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। देखो कोई गतिशील आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, गतिशील आवेश जो होगा वो दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 जो है वो 2021 के जेई में पूछा गया प्रश्न है, पता नहीं यहाँ कैसे दे दिया, लेकिन चलिए इसको हम क्या करेंगे, याद रख जाएंगे, इसका जो सही होगा आंसर हो जाएगा वो ओम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साइड का तो कट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों को आकर्षित करने वाला बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद अगला है 23 में लिखा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ पर, चुंबकीय निरक्ष पर, चुंबकीय निरक्ष, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चुंबकीय निरक्ष पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने से के सबसे उचित धातु कौन सा है, वो होता है नरम लोहा। विद्युत चुंबक जिसको अस्थायी चुंबक भी कहते हैं, वो नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, कितना होता है, एक से अधिक। इसकी जो चुंबकशीलता का मान होता है वो होता है एक से अधिक। इसके बाद है उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदु पर क्या होता है, उदासीन बिंदु पर देखो बी का मान जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से बड़ा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27 में लिखा है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो ये क्या होता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, देखो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हम चूंकि प्रेरकत्व बराबर हम क्या जानते हैं कि अगर हमें प्रेरकत्व लिखना होता है एल बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी एल ई इक्वल टू, यानी ई इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो एल को हम नीचे ले आए, ई अपॉन एल, क्योंकि एल का वैल्यू निकालना है हमें, एक मिनट, एल का वैल्यू निकालना है तो हम ई नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा डी फाई अपॉन ई इंटू 1/t। तो ये डी फाई अपॉन ये हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध और बटा समय, ओम ओम, यानी इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम हो जाएगा और बटा सेकेंड, तो ओम प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है एल बाई आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है, एल बाई आर। देखो एल प्रेरकत्व है और आर ये है प्रतिरोध, तो ये किसका हो जाएगा, एल सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। अब देखो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट का मान हो गया 5√2 और बटा √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू इसका सही आंसर आ जाएगा कितना, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा। अब देखो प्रतिरोध है और प्रेरकत्व है, मतलब एल आर परिपथ है। अब एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है √r² प्लस क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से प्रतिरोधी धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो प्रतिबाधा क्या होगा? तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि देखो आप 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 64, 64 और 6 यानी 10 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तप्त तार एमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। तप्त तार, तप्त नाम ही दिख रहा है आपको, तो ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका जो शक्ति गुणांक का मान होता है विशुद्ध प्रेरक में वो होता है 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? देखो किसी ट्रांसफार्मर निर्दिष्ट धारा संभव नहीं है, डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? अभी ऊपर फॉर्मूला लिखे थे, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है? देखो वैद्युत चुंबक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सा? अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे या एक्स तरंगे। तो देखो अल्फा तरंगे इसका सही है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है। इसके बाद है 37, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। देखो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सा होता है? गामा तरंग। गामा जो होता है वो सबसे अधिक आवृत्ति का होता है। ठीक है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो वो रेडियो तरंगे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा किस तरफ होती है? तो वो होता है ई क्रॉस बी की दिशा में। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत और ई विद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो बताइए इसकी बीमा क्या होगी? तो देखो इसकी बीमा हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का मान जो है वो कितना है? 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अब देखो क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, अब प्रकाश का वेग हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्रांतिक कोण और इसके अपवर्तनांक में रिलेशन होता है ना? तो वो अपवर्तनांक का रिलेशन क्या होता है? वो म्यू बराबर 1/sin आई सी। ठीक है। म्यू बराबर 1/sin आई सी, और क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1/sin 30 रखेंगे तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये वैल्यू म्यू का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो ये तो 2 हो जाएगा, तो माध्यम में प्रकाश का वेग हमसे पूछा जा रहा है कितना है? अब देखो माध्यम में प्रकाश का वेग जब हमसे पूछा जाता है तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में अपवर्तनांक और बटा उस माध्यम में अपवर्तनांक। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 1.5 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 3 डायप्टर माइनस 2 डायप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो जब इसको मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है तो पी बराबर फार्मूला होता है, जब इसको संपर्क में रखा जाता है तो फार्मूला होता है P1 प्लस P2, और अगर यही अगर संपर्क में थोड़ा डी दूरी पर रखेंगे तो माइनस डी P1 P2 यहाँ लग जाता है। ठीक है। तो P1 का मान हो जाएगा 3 और माइनस का ये P2 हो गया 2, यानी कि आ जाएगा 1 डायप्टर। मतलब तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, तो फोकस दूरी अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है 1 डायोप्टर है, तो फिर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है, तो 1 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? अब देखो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित हो जाती है, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम। अधिकतम कहने का मतलब क्या है? कि रचनात्मक व्यतिकरण होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उनके बीच का कलांतर जो होगा वो होगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कॉपर की घटना सर सॉरी कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ध्रुवन, ध्रुवन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री, 0 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो जाती है? देखो जब तीव्रता बढ़ेगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव जब हम पढ़ते हैं ना उसकी व्याख्या तो उसमें बताया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निरोधी विभव सबसे कम है? ये हो जाएगा लाल प्रकाश, लाल प्रकाश का निरोधी विभव सबसे कम है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद है द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है। देखो द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा क्या? लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना? एच बराबर लेमडा इंटू पी ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो क्योंकि सी बराबर एच बाई लेमडा ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर संकेत जो है वो पी लिख रखा है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है। तो संकेत जो है वो फिजिक्स में बदल भी दिए जाते हैं कहीं कहीं पर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? अब देखो यहाँ बोर का जब परमाणु मॉडल पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है। ठीक है। h/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी किस भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी पड़ती है दृश्य भाग में। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना। ठीक है। 2 गुना।
क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, हीलियम में बदलते हैं, और हीलियम के नाभिक जो होते हैं वो अल्फा होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एमयू की तुल्य ऊर्जा है, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद होगा अगला क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो तापमान, सतह का तापमान है, जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा सूर्य में जो इतनी एनर्जी होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, तो वहां पे नाभिकीय संलयन हो रहा है। पी टाइप का जो अर्धचालक है वैद्युत रूप में होता है, वो कैसा होता है, उदासीन, वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं पी टाइप का अर्धचालक। अगला है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होता है, आयाम मॉड्यूलेशन का मान होता है 0 और 1 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फलक, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ये बुक का सेम क्वेश्चन है और इसमें कुछ डिजिट भी नहीं बदलता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 36 5 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्वप्रेरकत्व एल का कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा। देखो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, 1 + d/f। ये फार्मूला आप इस पर रख लेंगे, d अब f का मान निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि देखो ये 12 डायोप्टर है, तो जो f का मान हो जाएगा वो हो जाएगा, सेंटीमीटर में अगर लिखना है हमें तो ये हो जाएगा 100/12। ये तो हो गया f का वैल्यू, क्योंकि 1/f बराबर होता है ना, p बराबर 1/f, तो सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100/12 हो जाएगा, और यहाँ पर मान रख देंगे 1 + d का मान तो 25 सेंटीमीटर होता है, और बटा f का मान हो जाएगा 100। अब बट्टा में यहाँ 12 ना लिखने के बजाय हम ऊपर लिख देंगे 12, तो ये हो गया 25 चौका 100 कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, 3 और ये एक जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना, 4, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर 10 IP, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, म्यू इक्वल टू 10 IP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए 61 नंबर में लिखा है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा क्या, अधिक लंबाई पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है नैंड, ये गेट से, लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, नैंड द्वारक का बूलियन बीजीय गणित क्या होता है, ये हो जाएगा a × b = y, a × b पर बार हो जाएगा। इसके बाद अगला है, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। देखो समतल तरंगाग्र किससे उत्पन्न होते हैं, गोलीय तरंगाग्र का, बेलनाकार तरंगाग्र का, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। इसके बाद है निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या है। अब देखो ये एक बनाया गया है, इस तरफ में एक तो आपको दिख रहा है एंड, उसके बाद में आपको नॉट दिख रहा है, मतलब ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65, अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना है और जल में इतना है तो उसका क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा। अब दो क्रांतिक कोण हमसे पूछ रहा है, तो क्रांतिक कोण जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे ही ये क्लियर हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगा वो साइन के फॉर्म में आएगा, तो ये तो कम से कम नहीं होगा। ठीक है, अब साइन में वैल्यू जो होगा वो 1 से कम होगा, 1.5 नहीं होगा, 3/2, ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2/3, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बिना सॉल्व किए भी आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो अबिंदुकता दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेलनाकार लेंस। ठीक है, इसके बाद है कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक जो है वो अधिकतम होता है। जब हम कांच के लिए देखें किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, बैगनी, सबसे कम पूछेगा तब जो हो जाएगा वो लाल के लिए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68, देखिए हम बिल्कुल लास्ट तक आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, देखो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू वो क्या होता है, लेमडा d/d। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, बिल्कुल सही है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विद्युतीय क्षेत्र का अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा वीडी हो तो संचालकता क्या होगा। तो देखो ये हो जाएगा क्या, ई/वी/डी, ई/वी/डी, वी/डी/ई, ई तथा वीडी है ना, वीडी जो जिसको हम कहते हैं संवहन वेग, विद्युत क्षेत्र और संवहन वेग, ई/वी/डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय कहाँ पर होता है, तो ऊर्जा का क्षय जो होता है वो प्रतिरोध में, प्रेरक में, संधारित्र में, या इनमें से सभी में, इनमें से सभी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जो हमने आपको 70 का 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।